सक्सेस, सफलता की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए मेहनत करने से कभी मत डरिए, हमेशा मेहनत करते रहिए। एक दिन आपकी मेहनत ही रंग लाएगी और आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियोस देने में आपको एक दो दिन लेट हो रहा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे से आपको टाइम पर वीडियो दे सकूं। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो, और आज हम लोगों की ये रेशियो की क्लास नंबर 7 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ दूध व पानी का मिश्रण वाले सवाल, जिसमें दूध को पानी में मिलाया जाता है और हमसे दूध या पानी का अनुपात पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे आज के अपने सबसे पहले सवाल पर, जो कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 75 है। दूध व पानी के 44 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 6:5 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाए? कैसे करेंगे? हमें एक बर्तन में मिश्रण दिया हुआ है दूध और पानी का 44 लीटर, और उनका रेशियो दिया है, दूध और पानी का रेशियो 6:5। तो सबसे पहले हम इस 44 लीटर को इन रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो 44 डिवाइडेड बाई 6 और 5 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, 1 की वैल्यू आ गई 4। तो इस मिश्रण में हमारे पास दूध हो गया 6 × 4 24 लीटर, और पानी हो गया 5 × 4 20 लीटर। आगे हमसे पूछ रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो क्या करेंगे? दूध हमारे पास है 24 लीटर और पानी हमारे पास 20 लीटर। इस मिश्रण में हमें पानी मिक्स करना है, तो x लीटर हमें पानी मिक्स करना है। उससे क्या होगा, जो नया अनुपात है वो 2:3 हो जाएगा। लेकिन हमने इस मिश्रण में दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो 2 की वैल्यू है 24 लीटर, तो 2 × 1 = 2 और 2 से जाएगा ये 12 बार, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 12। तो पानी है यहाँ पर 3 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो पानी आ जाएगा नया 36 लीटर। और चूंकि हमारे पास 20 लीटर पहले से पानी है, इसलिए हमको कितना मिक्स करना है, तो 20 है और 36 तक जाने के लिए हमें 16 लीटर पानी और मिक्स करना है। या आप ऐसे कह सकते हैं 36 - 20 बराबर 16। इसका मतलब हमें 2:3 प्राप्त करने के लिए 16 लीटर पानी मिश्रण में और मिक्स करना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:4 है। मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। हमको दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 9:4। आगे कह रहा है मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। इसमें हमें 4 लीटर पानी मिक्स करना है, तो जो नया अनुपात हो जाता है वो बनता है 3:2। चूंकि हमने सिर्फ पानी मिलाया है, दूध नहीं मिलाया है, तो दूध की क्वांटिटी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9 नहीं हो सकती। दोनों जगह पर दूध की क्वांटिटी सेम रहेगी, तो दोनों जगह दूध की मात्रा सेम करने के लिए हमें इस अनुपात को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 दूनी 6। अब दूध यहाँ पर भी 9 है और दूध यहाँ पर भी 9 है, जबकि पानी यहाँ पर है 4 और यहाँ पर पानी हो गया 6। तो यूनिट्स में चेंज आया हमारे पास 2 यूनिट का, जबकि रियल में हमारे पास चेंज हुआ 4 का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1 की वैल्यू आ गई 2। हमेशा जब भी 1 की वैल्यू आएगी, आपको उस वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, कभी भी नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए।
तो प्रारंभिक मात्रा यूनिट्स में है 9 और 4 13, 9 + 4 = 13 यूनिट। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 13 दूनी 26। हमारा आंसर आ गया, प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा थी 26 लीटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:3 है। 2 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। हमको दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3। इसमें हमको 2 लीटर पानी मिक्स करना है। इस मिश्रण में हमें 2 लीटर पानी मिक्स करना है, तो जो नया अनुपात हो जाता है वो होता है 8:7। अब फिर से, चूंकि यहाँ पर हमने दूध बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, जबकि यहाँ पर दूध है हमारे पास 8 यूनिट और यहाँ पर है 4 यूनिट, तो दोनों जगह हमको दूध को सेम करना है। उसके लिए हम इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नया रेशियो बन जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 तिहाई 6। अब दूध यहाँ पर भी 8 यूनिट और यहाँ पर भी 8 यूनिट, जबकि पानी यहाँ पर था 6 यूनिट और यहाँ पर हो गया 7 यूनिट, यानी कि यूनिट्स में चेंज आया 1 यूनिट का और रियल में चेंज है 2 का, तो 1 की वैल्यू आ गई इस बार डायरेक्ट 2। मैंने आपसे अभी पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स की, तो हमेशा हम ओल्ड रेशियो से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो है हमारा 8:6, तो 8:6 टोटल हो गया 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास जो पहले मिक्सचर था उसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 28 लीटर। लेकिन इस बार हमसे पूछा गया है नए मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो नए मिश्रण को प्राप्त करने के लिए हमने उसमें 2 लीटर पानी मिक्स किया था, तो इसमें प्लस कर देंगे 2, तो 28 और 2 30 लीटर। हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। बाई चांस इस बार यहाँ पर लास्ट के रेशियो में यूनिट्स की मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है 8 7 15, 15 गुणे 2 बराबर 30 लीटर। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर आ जाए, इसलिए मैंने कहा कि हमेशा ओल्ड रेशियो या पहले वाले रेशियो में ही हमको यूनिट्स की मल्टीप्लाई करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 12:5 है। 8 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमको दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो 12:5। 8 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। इसमें हमको 8 लीटर पानी मिक्स करना है, तो जो नया रेशियो बनता है वो हो जाएगा 4:3। पिछली बार की तरह दूध हमने मिक्स नहीं किया है और ना ही दूध हमने निकाला है, तो दोनों जगह पर दूध की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बार इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जो नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 3 चक्कू 12 अनुपात 3 तिहाई 9। अब दूध यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। चेंज कहाँ हुआ, चेंज हुआ वाटर में। 5 से हो गया 9, यानी कि यूनिट्स में वैल्यू हो गई 4, जबकि रियल में वैल्यू हुई है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू आ गई 2। अब तक हमसे पूछता था कि टोटल क्वांटिटी क्या होगी, तो 12 5 17 और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो जाता 17 दूनी 34। लेकिन इस बार हमसे सिर्फ पूछा गया है मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दूध है यहाँ पर 12 यूनिट्स, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 12 दूनी 24। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 65 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 6:7 है। कितना दूध निकाला जाए जिससे नया अनुपात 4:5 बन जाए। सबसे पहले हमें दिया है कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी मिक्सचर की है 65 लीटर और दूध, मिल्क और पानी वाटर का रेशियो दिया है 6:7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिक्सचर में दूध और पानी की मात्रा पता कर लेंगे। तो 65 लीटर टोटल मिक्सचर और उसको डिवाइड करना है 6 और 7 के रेशियो में।
तो 6 और 7 13, 13 कम 13, 13 पचे 65, 1 की वैल्यू आ गई 5। तो हमारे पास टोटल मिल्क हो गया 6 गुणे 5 30 लीटर और पानी हो गया 7 गुणे 5 35 लीटर। यानी कि मिश्रण में हमारे पास 30 लीटर मिल्क है और 35 लीटर पानी है। इस बार कह रहा है कि कितना दूध निकाला जाए। हमें इस बार दूध निकालना है, तो जो नया रेशियो बनता है वो हो जाता है 4:5। चूंकि पानी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो पानी यहाँ जब 35 लीटर है तो यहाँ पर भी 35 लीटर होना चाहिए। तो इसको 35 करने के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात 7 पचे 35। अब पानी यहाँ पर भी 35 है और यहाँ पर भी 35 है, जबकि दूध हमारे पास बचा कितना 28 लीटर। शुरुआत में हमारे पास था 30 लीटर, तो कितना दूध हमने निकाल लिया 30 में से 2 कम कर दिया तो बचा 28। x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तदनुसार यदि रुपये 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात 1:2:3 हो, तो इस प्रकार हीरे को काटने से हुई हानि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हीरा है हमारे पास, उसका जो मूल्य है वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। मतलब हीरे की जो वैल्यू है वो उसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जैसे ही हीरे का अगर भार बढ़ेगा तो उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। अब हमारे पास हीरे का एक टुकड़ा था जो 3 टुकड़ों में टूट गया, ए, बी और सी, और इनका जो रेशियो भार का है वो है 1:2:3। अब जो इस ए वाले टुकड़े का प्राइस होगा उसको हम कहते हैं पी ए। ये हो जाएगा इसके भार के स्क्वायर के बराबर, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। जो दूसरा टुकड़ा है उसका प्राइस होगा उसके भार के वर्ग के बराबर, तो 2 का स्क्वायर 4 यूनिट, और जो तीसरा टुकड़ा है उसका प्राइस होगा उसके भार के वर्ग के बराबर, तो 3 स्क्वायर यानी कि 9। तो जो टोटल टुकड़े हैं उन तीनों का टोटल प्राइस हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस प्राइस ऑफ सी बराबर 9 4 13 और 1 14 यूनिट, यानी कि जो टुकड़े हैं उनका प्राइस हो गया 14 यूनिट। अब हमारे पास जो पहले बड़ा टुकड़ा था उसका भी भार इन छोटे टुकड़ों के भार के बराबर ही होगा। तो जो बड़ा वाला टुकड़ा है इसका टोटल भार हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो बड़े वाले टुकड़े का प्राइस हो जाएगा 6 के स्क्वायर के बराबर, यानी कि उसका प्राइस हो जाएगा 36 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में दिया है उस हीरे का टोटल मूल्य 5184, जबकि यूनिट्स में उसका प्राइस आया 36 यूनिट, तो 36 बराबर 5184। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 36 से जाएगा ये एक बार, 36 से गया एक बार, 36 से कम 36, यहाँ बचा 36 और 15 51, यहाँ बचा 15, ये हो गया 158। 36 से जाएगा 4 बार, 36 चक्कू 144 और यहाँ बचेगा 14 और 36 चक्कू 144, तो 1 की वैल्यू आ गई 144। अब अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो टुकड़े हैं उनकी टोटल कीमत पता चल जाएगी, लेकिन हमसे पूछा गया है हीरे को काटने से हुई हानि ज्ञात करनी है। हीरे को जो हमने काट दिया तो कितना हमें नुकसान हो गया। तो पहले हमारे पास उसका प्राइस था 36 यूनिट, जबकि काटने के बाद उसका प्राइस रह गया सिर्फ 14 यूनिट, तो हमें हानि कितने की हो गई, हमें हानि हो गई 36 - 14 बराबर 22 यूनिट की हमें हानि हो गई। तो 22 यूनिट की हानि हो गई तो हमारा प्राइस कितना हो जाएगा 144 गुणे 22। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 चक्कू 88 कैरी हुआ 8, 22 चक्कू 88
और 8 96, फिर से कैरी हुआ 9 और 22 एकम 22, 22 और 9 31, यानी कि हमारी जो टोटल हानि हो गई वो हो गई 3168 रुपए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास पृथ्वी है और पृथ्वी पे हमको लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 1:2, जबकि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन हेमिस्फेयर में हमको लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3 और हमसे दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि साउथर्न हेमिस्फेयर में लैंड और वाटर का रेशियो पूछा गया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉर्थन हेमिस्फेयर और एक होता है साउथर्न हेमिस्फेयर। अब सबसे पहले हम पृथ्वी पर लैंड और वाटर की कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं लैंड हमारे पास है 10 और वाटर हमारे पास है 20, तो टोटल हो गया हमारे पास 30, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, नॉर्थन हेमिस्फेयर में और साउथर्न हेमिस्फेयर पे। तो नॉर्थन हेमिस्फेयर की वैल्यू हो जाएगी 15 और साउथर्न हेमिस्फेयर की वैल्यू हो जाएगी 15। आगे देखें, उत्तरी गोलार्ध में कुल वैल्यू है 15, जबकि रेशियो में है 2 और 3, तो 2 और 3 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 1 की वैल्यू आ गई 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो हमारे पास है 6 हिस्सा और जो पानी है वो हमारे पास है 9 हिस्सा, जबकि पूरी पृथ्वी पर हमारे पास भूमि है 10 हिस्सा। तो 10 हिस्से में से 6 हिस्सा अगर उत्तरी गोलार्ध के पास है तो बचा 4 हिस्सा, वो होगा दक्षिणी गोलार्ध के पास। और उत्तरी गोलार्ध में पानी है 9 हिस्सा, जबकि टोटल पानी है हमारे पास पृथ्वी पर 20 हिस्सा। तो 20 हिस्से में से 9 हिस्सा अगर उत्तरी गोलार्ध के पास है तो इनका डिफरेंस यानी कि 20 में से 9 बचा कितना 11, जो होगा दक्षिणी गोलार्ध के पास। तो हमारा रेशियो आ गया 4:11, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, यानी कि हमारे पास पृथ्वी पर लैंड और वाटर का अनुपात दिया है 1:2। सबसे पहले हम इनको कुछ वैल्यूज मान लेते हैं। तो हमने मान लिया लैंड है हमारे पास 10 और वाटर है हमारे पास 20। चूंकि पृथ्वी 2 हिस्सों में बटी है, नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर, तो 30 का आधा हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फेयर पे होगा और आधा हिस्सा साउथर्न हेमिस्फेयर पे होगा। तो 15 नॉर्थन में और 15 साउथर्न में। अब नॉर्थन हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो दिया है 2:3, जबकि क्वांटिटी है टोटल 15। तो इसको रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से आएगा 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से आएगा 9, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि है वो है 6 हिस्सा और पानी है 9 हिस्सा। टोटल हिस्सा हमारे पास है भूमि का 10, तो 10 में से 6 हिस्सा चला गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में बचा कितना 4 और टोटल हमारे पास वाटर है 20, उसमें से उत्तरी गोलार्ध का 9 चला गया, तो दक्षिणी में हमारे पास वाटर बचा कितना 11। तो आंसर आ गया 4:11, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। राम व श्याम की आय का अनुपात 4:3 है व उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक रुपए 2500 बचाता है तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। एक है राम और एक है श्याम। उनकी इनकम का जो रेशियो है वो है 4:3 और उनके एक्सपेंडिचर खर्चों का जो रेशियो है वो है 3:2 और इनमें से प्रत्येक की सेविंग दी गई है हमको 2500 और 2500। अब इसको सिंपल सा हम क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा है।
3×3 9 माइनस 4 दूनी 8 आ गया 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का डिफरेंस 1, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 2500। तो 1 की वैल्यू हो गई यहाँ से 2500। अब हमसे पूछा गया है उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो इस 2500 को हम एक बार 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2500 गुणे 4 ये हो गया 10,000 और 2500 गुणे 3 ये हो गया 7500। तो आंसर आ गया हमारा 10,000 और 7500। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। ए व बी की आय का अनुपात 9:4 है व उनके खर्चों का अनुपात 7:3 है। यदि प्रत्येक रुपए 2000 बचाता है तो उनके खर्च ज्ञात कीजिए। ए और बी उनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है 9:4, जबकि उनकी खर्चों का अनुपात एक्सपेंडिचर हमको दिया है 7:3 और उनकी सेविंग है प्रत्येक की 2000 और 2000। क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 9 त्रिक 27 और 7 चौक 28, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सेम है इसलिए इसका डिफरेंस लेके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 में से 3 गया 4 और 4 को 2000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8000। 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8000। अब सबसे पहले हम उनकी इनकम फाइंड करेंगे। तो 8000 को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो 9 गुणे 8000, ए की इनकम आ गई 72,000 और 4 गुणे 8000 तो बी की इनकम आ गई 32,000। हमसे पूछ रहा है उनके खर्च ज्ञात कीजिए। ए की इनकम है 72,000 जबकि वो 2000 रुपये बचाता है। तो 2000 रुपये बचा लेता है तो 72,000 में से 2000 बचा लिए, खर्चे हो गए उसके 70,000। और बी 32,000 रुपये कमाता है जबकि सिर्फ 2000 बचाता है। तो 32,000 माइनस 2000 यानी कि उसका कुल खर्चा हो गया 30,000। 70,000 ए का खर्चा और 30,000 बी का खर्चा। तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। 3 व्यक्ति ए बी सी जिनका कुल वेतन 72,000 है क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। मान लेते हैं उनकी इनकम है 100%, 100% और 100%। हम परसेंटेज में मान रहे हैं क्योंकि हमको कहा गया है कि वो इतना इतना परसेंटेज खर्च कर देते हैं। अब उनका एक्सपेंडिचर हमको गिवन है। ए का एक्सपेंडिचर है 80%, बी का एक्सपेंडिचर है 85% और सी का एक्सपेंडिचर है 75%। तो उनकी सेविंग कितनी हो जाएगी। आपको ये फार्मूला पता होगा कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो बचती है हमारी सेविंग। तो ए की बचत हो जाएगी 20% और बी की बचत हो जाएगी 15% और सी की बचत हो जाएगी 25%। लेकिन हमें क्वेश्चन में उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 दिया हुआ है। यहाँ पर 8 की वैल्यू है 20 और 9 की वैल्यू है 15 और 20 की वैल्यू है 25%। तो हम उनकी 100% वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम उनकी इनकम का नया रेशियो बना सकते हैं। तो 8 की वैल्यू है 20, इसका मतलब 8 बराबर है 20। तो 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि 8 की वैल्यू अगर है 20 तो 100 की वैल्यू क्या। तो 1 0 से 1 0 गया, 2 से गया 5 बार, 8 पंचे 40। तो ए बी और सी की इनकम का रेशियो आ गया 40। दूसरी बार बी के साथ करें तो 9 की वैल्यू है अगर 15 तो 100 की वैल्यू क्या। ये जाएगा 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से जाएगा ये 20 बार। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60। इसी तरह सी को सॉल्व करें। 20 की वैल्यू है 25
तो 100 की वैल्यू क्या, 25 चक्कू 100, तो 20 चक्कू 80, सी की वैल्यू आ गई 80। ये आ गया उनकी इनकम का रेशियो। हम चाहे तो इसको सॉल्व कर लें या इतना ही छोड़ दें। क्वेश्चन में हमें उनकी टोटल इनकम दी गई है 72,000, तो 72,000 अगर 6 4 10 और 8 18 यानी कि 180 है, तो उनकी अलग अलग वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 1 0 से गया 1 0, 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, 400, 1 की वैल्यू आ गई 400। हमसे पूछा गया है ए का वेतन क्या है। 1 की वैल्यू आ गई 400, जबकि ए का वेतन यहाँ यूनिट्स में आया है कितना, 40, तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, तो ये आंसर आ जाएगा 4 चक्कू 16 और 3 0, 16,000। ए की इनकम हो गई 16,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है और उनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। तदनुसार यदि ए अपनी आय की 1/4 बचत कर लेता है तो ए, बी तथा सी की बचतों का अनुपात क्या है। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। उनकी इनकम का रेशियो दिया है 7:9:12 और उनके एक्सपेंडिचर हमको दिए गए हैं 8, 9 और 15। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इनकी सेविंग निकालें तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि कमाता है 7 और खर्चा करता है 8, तो उसकी सेविंग हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आगे देखते हैं। यहाँ दिया है ए अपनी आय की 1/4 बचत कर लेता है, तो ए की बचत आय का 1/4। इसका मतलब ए की बचत है अगर 1 तो आय है उसकी 4। ए अगर 4 रुपए कमाता है तो 1 रुपए बचा लेता है, तो ए की अगर इनकम हो गई 4 और सेविंग है उसकी 1, तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया 3। तो सबसे पहले हमें यह करना है कि ए की इनकम और एक्सपेंडिचर को हमें 4 और 3 के अनुपात में बना लेना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस अनुपात को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से और इस अनुपात को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। इससे क्या होगा, हमारी इनकम ए की हो जाएगी 8 सती 56 और उसका खर्चा भी हो जाएगा 8 सती 56। उसके बाद हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ए की इनकम और उसका खर्चा 4 और 3 के अनुपात में हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 8 चक्कू 32 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 त्रिक 21 से। इससे हमें ए, बी, सी की इनकम और एक्सपेंडिचर का नया रेशियो मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 को, तो 12 दूनी 24 और बात है 36 और 2 38, 384। इसी तरह 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। तो ये हमारा नया रेशियो आ गया ए, बी, सी का इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब हम उनकी सेविंग्स निकाल सकते हैं। तो सेविंग का रेशियो हो जाएगा 224 से 168 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 56 अनुपात 288 से 189 माइनस कर देंगे। 188 होता तो पूरा 100 होता, जबकि 189 है तो ये हो गया 99 और 384 से 315 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 69। तो हमारा ए, बी, सी की बचत का अनुपात आ जाएगा 56 अनुपात 99 अनुपात 69, ऑप्शन डी। एक बार फिर से देखते हैं। हमको दिया है ए, बी, सी की इनकम का अनुपात 7:9:12 और उनके एक्सपेंडिचर खर्चे का अनुपात दिया है 8:9:15। अब हम उनकी सेविंग्स का अनुपात डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इनकम है 7 और एक्सपेंडिचर है 8, तो नहीं निकाल सकते।
आगे हमको दिया है ए अपनी आय की 1/4 बचत कर लेता है। ए की बचत आय का 1/4। अगर ए की इनकम 4 है तो उसकी सेविंग है 1। ए की इनकम हो गई 4, सेविंग हो गई 1, तो उसका खर्चा हो गया 3। अब हम ए के खर्चे और एक्सपेंडिचर को 4 और 3 के अनुपात में बना लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम किसी भी रेशियो में चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमको चाहिए 4 और 3 का रेशियो, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा 4 से और 3 से, तो 8 चक्कू 32। इसका मतलब इस 32 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 21 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 से 7 की मल्टीप्लाई किया हो गया 224, 32 की 9 से मल्टीप्लाई किया हो गया 288 और 32 को 12 से मल्टीप्लाई किया हो गया 384। यह आ गया उनकी इनकम। 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 168। 21 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 189 और 21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 315। यह आ गया उनका खर्चा। अब हम इसमें से डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो हमको उनकी बचत पता चल जाएगी। 224 माइनस 168 56, 288 माइनस 189 99 और 384 माइनस 315 69। तो उनकी बचत आ गई 56:99:69, ऑप्शन डी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।